नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो इकोनॉमी से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरओ एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? पहला है सेवा कर, दूसरा है निगम कर, तीसरा है पूंजी लाभ कर और चौथा है मूल्य वर्धित कर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रत्यक्ष कर जो है, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण जो है वो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और पूंजी लाभ कर, ये जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। और अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण जो है वो चुंगी या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर, ये सभी जो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो इस प्रकार इसमें निगम कर और पूंजी लाभ कर, ये दोनों जो है वो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। सेवा कर और मूल्य वर्धित कर, ये दोनों जो है वो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे तो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारणार कहा गया है। और कथन ए, प्रत्यक्ष कराधान जो मुद्रास्फीति विरोधी राजकोषीय नीति के एक अच्छे साधन के रूप में काम करता है। और कारणार में कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति के दौरान अत्यधिक क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के माध्यम से कम किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। प्रत्यक्ष कराधान जो मुद्रास्फीति विरोधी राजकोषीय नीति के एक अच्छे साधन के रूप में काम कर सकता है, जिसे स्थिर स्तर पर मूल स्तर को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। मुद्रास्फीति के दौरान अत्यधिक क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष कर में वृद्धि के माध्यम से कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन और कारण जो है वो दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। और दूसरा कथन है, यह आयोग वर्ष 1965 में अस्तित्व में आया था। और तीसरा कथन है, यह आयोग जो कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कृषि लागत एवं मूल आयोग जो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और यह आयोग जो जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। और यह आयोग जो कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दो और तीन जो सही हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल आयोग के संदर्भ में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। और दूसरा कथन है, इसमें आवश्यक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो तत्कालीन भारत अपनी खाद्य जरूरतों की पूर्ति के लिए आयात और सहायता पर निर्भर था। खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवश्यक वस्तु की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में अदृश्य निर्यात प्रतिबंधित वस्तुओं के निर्यात को संदर्भित करते हैं। और दूसरा कथन है, किसी देश के कुल अदृश्य आयात और अदृश्य निर्यात को व्यापार का अदृश्य संतुलन कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक हिस्सा है अदृश्य निर्यात, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक हिस्सा है। अदृश्य निर्यात एक प्रकार का निर्यात है जिसमें माल या वस्तु का आयात शामिल नहीं होता है, बल्कि इसमें सेवा क्षेत्र जैसे बीमा, बैंकिंग, कंसल्टेंसी आदि शामिल होते हैं। किसी देश के कुल अदृश्य आयात और कुल अदृश्य निर्यात को व्यापार का अदृश्य संतुलन कहा जाता है।
तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूंजी या संपत्ति खरीदने के बाद बेचने पर होने वाले लाभ पर जो कर लगता है उसे कहते हैं। पहला है कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा है एक्साइज ड्यूटी, तीसरा है कस्टम ड्यूटी और ऑप्शन डी है कॉर्पोरेट टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदने के बाद बेचने से जो लाभ होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं और इस कैपिटल गेन को सरकार अपनी इनकम का हिस्सा मानती है और इस पर टैक्स भी लेती है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी पूंजी यानी संपत्ति को बेचने पर होने वाले लाभ से जो कर लगता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है और दूसरा कथन है किसी उत्पाद को पेटेंट प्राप्त होने पर इसके धारक को एक प्रकार का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? नए उत्पाद उत्पादन की नई प्रक्रिया तथा नई तकनीकी के आविष्कार को सरकार द्वारा दी गई औपचारिक मान्यता जो पेटेंट कहलाती है। किसी उत्पाद को पेटेंट प्राप्त होने से इसके धारक को एक प्रकार का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। और जो यह एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है, तो इसका जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो सही है पेटेंट के संदर्भ में, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबलेन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इन वस्तुओं की कीमतें जो मांग एवं आपूर्ति के नियम का पालन नहीं करती हैं और दूसरा कथन है इन वस्तुओं का उपभोग जो प्रायः समाज का अत्यंत निम्न आय वाला वर्ग ही करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? वेबलेन वस्तु जो वह वस्तु है जिनकी कीमत जो बढ़ने पर मांग जो बढ़ती है। वेबलेन सामान जो हो आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले सामान होते हैं जो अच्छी तरह से बनाए जाते हैं, विशिष्ट होते हैं और एक स्टेटस सिंबल होते हैं। वेबलेन वस्तुओं की मांग जो आमतौर पर संपन्न उपभोक्ता द्वारा की जाती है जो वस्तु की उपयोगिता को अधिक महत्व देते हैं और इन वस्तुओं की कीमतें जो मांग एवं पूर्ति के नियम का पालन नहीं करती हैं। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा इसमें वेबलेन के वस्तु के संदर्भ में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफर वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह वक्र जो कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध की व्याख्या करता है और दूसरा कथन है इसके अनुसार कर की उच्च दरें जो है लोगों को काम करने हेतु प्रोत्साहित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? लाफर वक्र जो हो कर की दरों और कर राजस्व के बीच संबंध की व्याख्या करता है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। और लाफर वक्र के अनुसार यदि कर की दरों को एक निश्चित स्तर से ऊपर बढ़ाया जाता है तो कर राजस्व वास्तव में गिर सकता है क्योंकि उच्च कर की दरें जो लोगों को काम करने से हतोत्साहित करती हैं। उच्च कर की चोरी भी होती है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। इसके जो उच्च दरें जो है लोगों को काम करने की हेतु हतोत्साहित करती है, ना कि प्रोत्साहित। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वस्तुओं का रूप बदलकर उनको अधिक उपयोगी बनाने का कार्य जो वाणिज्य माना जाता है और दूसरा कथन है वाणिज्य की उत्पत्ति और विकास व्यापार और उद्योग के निरंतर विकास का परिणाम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? वस्तुओं का रूप बदलकर उनको अधिक उपयोगी बनाने का कार्य जो उद्योग माना जाता है, ना कि वाणिज्य। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। और उद्योग का संबंध जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्माण से है। वाणिज्य की उत्पत्ति और विकास जो है वो व्यापार और उद्योग के निरंतर विकास का परिणाम है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो ऑप्शन नहीं है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, यह भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। और दूसरा कथन है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला एक कर है, और यह जो अप्रत्यक्ष कर है जिसे कई अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर, खरीद कर, उत्पाद शुल्क आदि के लिए लागू किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो असम था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। जीएसटी जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, और जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में 1 जुलाई 2017 को भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो पेश किया गया था 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2016 में और इसे जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया था। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कम कर जीडीपी अनुपात का कारण है? पहला कथन है, भारत में एक बड़े अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र की उपस्थिति, और दूसरा कथन है, कृषि क्षेत्र का प्रभुत्व, तीसरा कथन है, कर अधिकारों और करदाताओं के बीच बड़ी संख्या में विवाद, और चौथा कथन है, कम प्रति व्यक्ति आय और उच्च गरीबी। भारत में कम कर जीडीपी अनुपात के कारण जो है वो भारत में एक बड़े अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र की उत्पत्ति और कृषि क्षेत्र का प्रभुत्व, कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच बड़ी संख्या में विवाद, और भारत में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कर अनुपात और कम प्रति व्यक्ति आय और उच्च गरीबी, ये चारों जो है वो भारत में कम कर जीडीपी अनुपात के कारण है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या पूंजी खाते में सम्मिलित है? पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा है प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश, तीसरा है विदेशी ऋण, और चौथा है निजी प्रेषण। पूंजीगत खाता, पूंजी खाता किसी देश के लिए भौतिक या वित्तीय संपत्ति के स्वामित्व में कुल परिवर्तन दिखाता है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी ऋण, रिजर्व खाते में बदलाव आदि शामिल है। निजी प्रेषण जो चालू खाते के अंतर्गत आते हैं, ना कि पूंजी खाते के अंतर्गत। तो इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा, जबकि 1, 2 और 3 जो है वो ये सभी पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह परिषद जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है, और दूसरा कथन है, यह एक संवैधानिक निकाय है, और तीसरा कथन है, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। उपयुक्त में से कितने कथन जो सत्य है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो है वो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा, और इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A1 के अनुसार स्थापित किया गया था। तो इसका जो यह जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों कथन जो है वो वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि कर आधार के आकार के साथ कर की दर बढ़ती है तो इसे प्रगतिशील कर कहा जाता है, और दूसरा कथन है, भारत में आयकर एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यदि कर जो आधार के आकार के साथ कर की दर बढ़ती है तो इसे प्रगतिशील कर कहा जाता है। आय में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा, और भारत में आयकर जो आय में वृद्धि के अनुसार 5%, 10%, 20% और 30% की दर से लगाया जाता है। यानी भारत में आयकर एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का फैसला करता है तो वह निम्नलिखित में से क्या करेगा? पहला है वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती, दूसरा है सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, और तीसरा कथन है बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगर आरबीआई एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का फैसला करता है तो उसे वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती करनी होगी और बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती करनी होगी। तो इस प्रकार जो 1 और 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR बास्केट में सम्मिलित है? पहला है अमेरिकी डॉलर, और दूसरा यूरोप का यूरो, और तीसरा चीन की मुद्रा रिनमिनबी, और चौथा है ब्रिटेन का पाउंड। SDR को विशेष आहरण अधिकार के नाम से जाना जाता है और इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। SDR का मूल जो हो वो बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। यह बास्केट में 5 देशों की मुद्रा शामिल है और वे है अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रिनमिनबी, और जापान का येन, और ब्रिटेन का पाउंड। ये जो है ये 5 देशों के मुद्रा जो है वो उसमें SDR बास्केट में शामिल है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। और दूसरा कथन है, इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निपटान क्षेत्र तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है? पहला कथन है तरलता समायोजन सुविधा, दूसरा है सीमांत अस्थायी सुविधा, तीसरा है सार्वजनिक ऋण, और चौथा है खुला बाजार परिचालन। रेपो दर, तरलता समायोजन सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा, बैंक दर, खुला बाजार परिचालन इत्यादि ये सभी जो मौद्रिक नीति के घटक हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व जो है वो राजकोषीय नीति का हिस्सा है, ना कि मौद्रिक नीति का घटक है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। ये सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व जो है राजकोषीय नीति का घटक है। तो इसमें 1, 2 और 4 जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व बैंक उस वित्तीय संस्था को कहा जाता है जो पूंजी निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण मुहैया कराते हैं। और दूसरा कथन है, विश्व बैंक को सर्वाधिक ऋणदाता संस्था भी कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? विश्व बैंक जो उस वित्तीय संस्था को कहा जाता है जो लंबे समय तक चलने वाले और कम प्रति लाभ देने वाले पूंजी निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण मुहैया कराते हैं। ये निवेश जो शहरी ढांचा निर्माण, खनन, भारी उद्योगों और सिंचाई के क्षेत्र में किए जाते हैं। विकास बैंक को सर्वाधिक ऋणदाता संस्था अथवा विकास वित्तीय संस्था भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें दोनों कथन जो है वो विकास बैंक के संदर्भ में सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकुचनशील मौद्रिक नीति के निराकरण है? पहला है बॉन्ड की कीमतों में कमी, दूसरा है घरेलू बॉन्ड की मांग घटना, तीसरा है विनिमय दर में वृद्धि, और चौथा है अनुकूल व्यापार संतुलन। संकुचन मौद्रिक नीति के निहितार्थ जो हो बॉन्ड की कीमत में कमी और ब्याज दर में वृद्धि का कारण बनती है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और घरेलू बॉन्ड की मांग जो हो बढ़ती है, ना कि घटती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और विनिमय दर में वृद्धि होती है,
संकुचित मौद्रिक नीति के निरार्थ में। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। और अनुकूल व्यापार संतुलन जो है इसे नहीं कहा जाता, बल्कि इसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन होता है। तो इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वह दर होती है जिस पर बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ऋण देता है। और दूसरा कथन है, यह सदैव रेपो रेट से अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? रेपो रेट जो है वो वह दर होती है जिस पर बैंक को आरबीआई जो ऋण देता है, जिस पर आरबीआई जो बैंक को ऋण देता है उसे रेपो रेट दर कहा जाता है। ओके। और बैंक जो है इस ऋण से ग्राहकों को ऋण देता है। और रेपो रेट जो कम होने से आशय यह है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के ऋण जो सस्ते हो जाएंगे। और यह जो अल्पकालिक ऋण होता है, रेपो रेट जो अल्पकालिक ऋण होता है। रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है। अर्थात जब बैंक जो अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं, जिस पर रिजर्व बैंक जो है उन्हें ब्याज देता है। रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और यह जो सदैव रेपो रेट से कम होती है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट जो सदैव रेपो रेट से कम होती है, ना कि अधिक होती है। और यह वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक जो है वो ऋण देता है, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंक को ऋण देता है। बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण अगर देगा तो वो रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में आएगा। तो इसका जो कथन 1 है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें कोई भी कथन जो है रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व है। और दूसरा कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है, जिसमें से प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व है। और इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो देश अधिक शक्तिशाली है उस देश के पास जो अधिक मताधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। और कथन 1 जो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसका इसमें दोनों कथन जो सही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कार्य है? पहला कथन है मांग जमा राशि करना। और दूसरा कथन है ऋण और अग्रिम देना। और तीसरा कथन है अंतिम व्ययकर्ता को उधार देना। और चौथा है स्वयं द्वारा भुगते चेक जारी करना। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो विभिन्न तरीकों से वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करता है, जैसे जमा स्वीकार करना। मांग जमा स्वीकार करना नहीं, बल्कि जमा स्वीकार करना जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्य है। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और ऋण और अग्रिम देना ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कार्य है। तो इसका जो कथन 2 वो सही हो जाएगा। और अंतिम व्ययकर्ता को उधार देना और स्वयं द्वारा भुगते चेक जारी करना है, ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारण नहीं है। तो इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नहीं है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके कारण जो बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि और ब्याज दरों में कमी आती है। और दूसरा कथन है, इसके कारण व्यापार संतुलन बढ़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? विस्तारवादी मौद्रिक नीति में वृद्धि और ब्याज दरों में कमी का कारण बनता है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और कम विनिमय दर के कारण जो निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है और व्यापार संतुलन बढ़ता है इसके कारण। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। विस्तारवादी मौद्रिक नीति जो के कारण जो है वो व्यापार संतुलन जो है बढ़ता है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है विस्तारवादी मौद्रिक नीति के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? पहला है नोट को जारी करने का एकाधिकार, और दूसरा कथन है विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, तीसरा कथन है मौद्रिक नीति तैयार कराना एवं उसे लागू करवाना। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य जो है वो नोटों को जारी करने का एकाधिकार, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक और मौद्रिक नीति तैयार कराना एवं उसे लागू करना आदि है। तो इस प्रकार जो इसमें तीनों कथन जो है वो सही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के संदर्भ में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमा का न्यूनतम प्रतिशत जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है कहलाता है। पहला ऑप्शन ए वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन बी है बैंक दर, ऑप्शन सी है नगद आरक्षित अनुपात, और ऑप्शन डी है सीमांत अस्थायी सुविधा। जमा का न्यूनतम प्रतिशत जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना जो है वो वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है? पहला कथन है दोहरे संयोग का अभाव, दूसरा कथन है मूल मापन की कठिनाई, तीसरा कथन है विभाज्यता की समस्या, और चौथा कथन है भावी भुगतान में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष और कठिनाई जो है वो दोहरे संयोग का अभाव, मूल मापन की कठिनाई, विभाज्यता की समस्या, भावी भुगतान में कठिनाई और संचय में कठिनाई, ये सभी जो है वो विनिमय प्रणाली के दोष के कारण है। तो इस प्रकार जो 1, 2 और 3, 4 ये चारों जो है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य है? पहला कथन है जमाएं स्वीकार करना, दूसरा कथन है ऋण प्रदान करना, तीसरा कथन है अभिकर्ता के कार्य करना, और चौथा कथन है नोट निर्गमन करना। वाणिज्यिक बैंक के प्रमुख कार्य जो है वो जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और अभिकर्ता के कार्य करना है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों जो है वो वाणिज्यिक बैंक के प्रमुख कार्य है, जबकि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य जो है नोट निर्गमन करना, सरकार के बैंक कर का कार्य करना और बैंकों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य में आता है, ना कि वाणिज्यिक बैंक के। तो इस प्रकार जो 1, 2 और 3 जो वो सही हो जाएगा, तो इसमें बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग शब्दावली में प्रारंभिक निक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऐसे निक्षेप जो ऋण प्रदान करने के कारण जन्म लेते हैं प्रारंभिक निक्षेप कहते हैं, और दूसरा कथन है ये निक्षेप प्रत्यक्ष रूप से साख का निर्माण करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? प्रारंभिक निक्षेप से आशय ऐसी जमाओं से है जो जनता द्वारा बैंक में खाता खोलकर उस खाते में नकद जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, या जो प्रत्यक्ष रूप से साख का निर्माण नहीं करती है, लेकिन ये जमाएं जो है साख का आधार होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो भी गलत हो जाएगा। या निरपेक्ष प्रारंभिक निक्षेप जो है वो बैंक में खाता खोलकर खाते में नकद जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, ना कि ऋण प्रदान करने के कारण जन्म लेती है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी गलत हो जाएगा, और कथन 2 जो है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। या निरपेक्ष जो है वो प्रत्यक्ष रूप से साख का निर्माण नहीं करती हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जिस देश के लोगों द्वारा बैंकिंग सुविधा का ज्यादा प्रयोग किया जाता है उन देशों में साख सृजन ज्यादा होता है, और दूसरा कथन है केंद्रीय बैंक की सरल मौद्रिक नीति जो बैंकों की साख निर्माण क्षमता को हतोत्साहित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? बैंक की साख सृजन की सीमाएं जो है वो जहाँ बैंक विकास जो ज़्यादा होता है वहाँ साख सृजन ज़्यादा होता है, इसके विपरीत बैंक विकास कम होने पर साख सृजन भी कम होता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। जिन देशों के लोगों द्वारा बैंकिंग सुविधा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उन देशों में साख सृजन जो ज़्यादा होता है, और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति भी साख निर्माण को प्रभावित करती है, और सरल मौद्रिक नीति जो साख निर्माण को प्रोत्साहित करती है, ना कि हतोत्साहित करती है।
केंद्रीय बैंक की सरल मौद्रिक नीति जो बैंक की साख की क्षमता को जो प्रोत्साहित करती है, ना कि हतोत्साहित। तो इसका जो कथन तो है वो गलत हो जाएगा। जबकि कठोर मौद्रिक नीति जो है वो साख निर्माण को हतोत्साहित करती है। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन एक जो है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिविकर्ष सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें बैंक खाते में जमा रकम से कम सीमा तक अधिक रकम निकालने की सुविधा प्रदान करते हैं। और दूसरा कथन है, बैंक द्वारा प्रदत्त अधिविकर्ष की सीमा खाता धारक की साख पर निर्भर करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अधिविकर्ष अधिविकर्ष इसमें बैंक जो बैंक खाते में जमा रकम से एक सीमा तक अधिक रकम निकालने की सुविधा प्रदान करते हैं। जमा रकम से जो ज़्यादा रकम खाते से निकाली जाती है उसी को अधिविकर्ष कहते हैं, यानी ओवरड्राफ्ट उसी को कहते हैं। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। बैंक द्वारा प्रदत्त अधिविकर्ष की सीमा जो खाता धारक की साख पर जो निर्भर करती है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो अधिविकर्ष के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय के लिए आवश्यक शर्त है? पहला कथन है, कम से कम दो पक्षों का होना। दूसरा कथन है, विनिमय के लिए दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु अतिरिक्त होना। और तीसरा कथन है, विनिमय के लिए दोनों पक्ष का तैयार होना। और चौथा कथन है, किसी मध्यस्थ का होना। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय के लिए निम्न बातें पूर्ण होनी आवश्यक होती हैं, और वे हैं, कम से कम दो पक्ष का होना और विनिमय के लिए दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु जो अतिरिक्त होना, और विनिमय के लिए दोनों पक्षों का तैयार होना। ये तीन बातें जो है वो विनिमय प्रणाली में विनिमय के लिए होती हैं, शर्तें होती हैं। तो इस प्रकार इसमें एक, दो और तीन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। किसी मध्यस्थ का होना जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो इसका जो कथन चाह रहे हो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वह मुद्रा है जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। और दूसरा कथन है, बैंक चेक एक प्रकार की वैध मुद्रा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? वैध मुद्रा जो वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पर चलती है, जैसे सिक्का और नोट जो है वो वैध मुद्रा है। और इस प्रकार की मुद्रा को लेना जो है सभी के लिए कानूनी अनिवार्य होता है। कोई इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो सीधे रूप से सरकार आदेश की अवहेलना मानी जाती है, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। चेक जो है वैध मुद्रा नहीं है, ओके, क्योंकि इन्हें जो किसी पार्टी द्वारा भुगतान निपटान के एक तरीके के रूप में अस्वीकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन एक जो है वो सही है। वैध मुद्रा के संदर्भ में चेक जो है एक प्रकार का वैध मुद्रा नहीं है। तो इसमें केवल एक सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित वैकल्पिक उपायों का तरलता के अनुसार सही घटता क्रम है। पहला है MA, दूसरा है M2, तीसरा है M3 और चौथा है M4। मुद्रा आपूर्ति के चार वैकल्पिक उपायों का तरलता के अनुसार सही घटता क्रम जो M1, M2, M3 और M4 है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है? पहला कथन है, विनिमय का माध्यम। दूसरा है, मूल्य का माप। तीसरा, आस्थगित भुगतान का एक मानक। और चौथा है, मूल हस्तांतरण का साधन। मुद्रा के कार्य जो हो, विनिमय का माध्यम, मूल का मापक, खातों की एक इकाई, स्थगित भुगतान का एक मानक और साख का आधार, मूल हस्तांतरण का साधन। ये सभी जो मुद्रा के कार्य होते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ये सभी जो ये चारों जो हो मुद्रा के कार्य है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य उन धन से है जो एक ऐसे राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है जिसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है। और दूसरा कथन है, हार्ड करेंसी की आपूर्ति जो मांग की अपेक्षा कम होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? हार्ड करेंसी जो विश्व के सबसे भरोसेमंद, प्रभावशाली और शक्तिशाली देशों द्वारा जारी की जाने वाली एक प्रकार की मुद्रा है। और एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो डॉलर, अमेरिका का डॉलर है। इसके विपरीत नरम मुद्रा जो अविश्वसनीय, अस्थिर देशों द्वारा जारी की जाती है, जो अभी भी विकासशील चरण में है। हार्ड करेंसी की आपूर्ति जो मांग की अपेक्षा कम होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा और कथन दो जो है वो भी सही हो जाएगा हार्ड करेंसी के संदर्भ में। तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई। यूपीआई यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक तत्काल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए दो बैंक खातों के बीच फंड ट्रांसफर करने में मदद करता है। और दूसरा कथन है, इसमें ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यूपीआई जो हो, यूपीआई एक तत्काल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए दो बैंक खातों के बीच फंड ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और यह जो है एक अवधारणा है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। यूपीआई जो बैंक के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है और सीधे खाते से जुड़ा होता है। इसमें ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन एक जो है वो यूपीआई के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत में साझा स्वचालित टेलर मशीन का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और दूसरा कथन है, इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो भारत में साझा स्वचालित टेलर मशीन का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और यह जो है वो 2000 इसे वर्ष 2004 में इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेलीकॉम द्वारा देश में एटीएम को आपस में जोड़ने और सुविधाजनक बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ डिजाइन, विकसित और तैनात किया गया था। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा नेशनल फाइनेंशियल स्विच के संदर्भ में। तो इसका जो दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले प्रबंधक थे? ऑप्शन है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन बी है कैमिल गट, और ऑप्शन सी है जोसेफ स्टिग्लिट्ज, और ऑप्शन डी है क्रिस्टलिन लेगार्ड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले प्रबंध निर्देशक जो कैमिल गार्ड थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।